हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट्स पर। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले वेटनरी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो बता सकते हैं उसका सबसे बेहतर उपाय क्या है। उसका सबसे बेहतर उपाय यह है कि हम आने वाले एग्ज़ाम्स का जो तैयारी है वो पहले से कर लिए रहें। हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि विज्ञापन जारी होगा उसके बाद हम तैयारी अपनी चालू करेंगे। इसी सोच के कारण बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि उस चयन से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद जानते हैं कि विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षा के लिए मात्र हमें 20 से 25 दिन या फिर महीने भर का ही समय दिया जाता है और इतने कम समय में पढ़ाई पूरी करना तो संभव ही नहीं है। इसी कारण क्या होता है, कम समय मिलने के कारण हमारी जो पढ़ाई होती है वो पूरी नहीं हो पाती और हम अक्सर पीछे रह जाते हैं। इसी बीच दूसरा जो कॉम्पिटिटर होता है उसकी जो तैयारी होती है वो विज्ञापन जारी होने के 1 साल पहले से ही वो तैयारी करते रहता है और उसकी जो तैयारी होती है कंप्लीट रहती है। जैसे ही विज्ञापन जारी होता है और जो उसी बीच 20 से 25 दिन का, महीने भर का जो समय मिलता है उसको वो केवल रिवीजन कराने में लगाता है। उसकी जो तैयारी होती है वो 100% कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए आप भी अपनी तैयारी पहले से कंप्लीट रखें। यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बताऊँगा उसको आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और जो भी डाटा इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा उसको आपको नोट करते जाना है। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना आपको, वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा। तो इसीलिए जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का फ्री स्टडी मटेरियल, कंटेंट और वेटनरी से रिलेटेड जितने भी जॉब्स के न्यूज़ होते हैं वो आपको प्राप्त होते रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। उसके 4 ऑप्शन होंगे और इन चारों ऑप्शन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से हम लोग को एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे बहुत सारे पॉइंट्स पता चलेंगे और यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बताते जाऊँगा, ठीक है, वो सभी पॉइंट्स को आपको नोट करते जाना है क्योंकि यहाँ पे एक एक पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पोस्टमार्टम शुड नॉट बी कंडक्ट कैटल कारकास सस्पेक्टेड टू हैव डाइड फ्रॉम। मतलब जो गौवंश होते हैं उनमें कौन से रोग के मृत्यु हो जाने के कारण उनमें जो पोस्टमार्टम होता है नहीं किया जाता। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपको। तो इससे चारों ऑप्शन में मैंने इसके पहले भी इसमें वीडियो बनाया था। तो इसमें से जो एंथ्रेक्स डिसीज़ होता है, एंथ्रेक्स जिसको कि स्प्लिनिक फीवर भी बोलते हैं, तो उस डिसीज़ में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। ये जो एंथ्रेक्स डिसीज़ है इसमें पोस्टमार्टम हम लोग जो पीएम होता है पोस्टमार्टम इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है, जनरली ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, तो इसका जो बैक्टीरिया होता है वो स्पोर फार्मिंग होता है। ठीक है, स्पोर फार्मिंग होता है और यह क्या होता है, कई वर्षों तक जीवित रहता है। इसीलिए क्या करते हैं, इसका जो डेड बॉडी होता है, इस डिसीज़ से जो एनिमल मरते हैं उसका जो डेड बॉडी होता है उस डेड बॉडी को हम लोग 5 से 6 फीट गड्ढा खोदकर ज़मीन में गाड़ देते हैं और गाड़ने से पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो चूना होता है, चूना डालकर इसको ज़मीन में दफना देते हैं। ठीक है, और इसमें जनरली क्या करते हैं, फ्लेंग यानी कि खाल उतारना, फ्लेंग की क्रिया नहीं किया जाता है। यानी कि इस रोग से जब मृत्यु होती है तो उसमें से जो पशु होते हैं उससे खाल नहीं उतारा जाता है। एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स एक याद रखिएगा बैक्टीरियल डिसीज़ है और इसका जो बैक्टीरिया होता है कौन सा होता है, बैसिलस। ये जनरली होता है आपका बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है और ये जो बैक्टीरिया होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है। अगर हम लोग इसके मेन सिम्टम की बात करें कि इस डिसीज़ में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देता है, तो मेन सिम्टम होता है आपका इसमें जो उसके जो शरीर के जो आपका बॉडी के नेचुरल ओरिफाइसिस होते हैं। नेचुरल ओरिफाइसिस यानी जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं, जैसे नाक हो गया, मुँह हो गया, कान हो गया, आँख हो गया, इन सब से टेरी कलर ब्लड निकलता है। ये इसका मेन सिम्टम है। और इसमें जो राइगर मोर्टिस होता है, राइगर मोर्टिस अब्सेंट होता है।
ये भी आपका एक मेन पॉइंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें राइगर मोर्टिस एब्सेंट होता है और इसमें जो आपका स्प्लीन होता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है जिसको कि हम लोग स्प्लेनोमेगैली कहते हैं, स्प्लीनोमेगैली। तो और इसमें से एक और क्वेश्चन आता है कि इसके डायग्नोसिस कौन से मेथड द्वारा किया जाता है या फिर उसका नाम क्या है। तो आप पढ़े भी होंगे स्कॉलिश टेस्ट। स्कॉलिश टेस्ट इसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है एंथ्रेक्स के लिए। और एक होता है आपका मैकफेडियन रिएक्शन टेस्ट। मैकफेडियन रिएक्शन टेस्ट भी किया जाता है एंथ्रेक्स की बीमारी का पता लगाने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। यहाँ पे हम लोग चारों ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको बोर भी लग सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को समझाया जा रहा है, तो उसको आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर भी आपका एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, ये होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम चिवोई। क्लोस्ट्रीडियम चिवोई नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये भी बैक्टीरिया आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसमें आपका मेन सिम्टम के बारे में देख लेते हैं। मेन सिम्टम में क्या होता है, जो संक्रमित स्थान होता है वहाँ को दबाने पर, वहाँ को जब हम लोग प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो वहाँ से चटचटाहट यानी कि आपका जो क्रीपीटेटिंग साउंड आता है, जो इस बीमारी का मेन सिम्टम है। और ये वाला क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, और ब्लैक वाटर है तो क्या होगा कि पैर लंगड़ा कर चलेगा, और संक्रमित स्थान को जब हम लोग इंसिजन देंगे यानी कि चीरा लगाएंगे, चीरा लगाने पर वहाँ पे काला झागदार ब्लड निकलेगा, बाहर आएगा। ठीक है, तो ये होगा ब्लैक वाटर के बारे में। एचएस की बात करें हम लोग, एचएस यानी हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, इसको हिंदी में गलघोटू भी कहते हैं। और इसका अदर नेम की बात करें तो शिपिंग फीवर हो गया, पास्चुरेलोसिस हो गया, इसके अलावा बारबोन डिसीज़ भी इसको बोलते हैं एचएस को। एचएस किसके कारण होता है, मेनली एचएस जो होता है आपका पास्चुरेला मल्टोप्सिडा। ठीक है, पास्चुरेला मल्टोप्सिडा के कारण होता है। और इसमें मेन सिम्टम क्या होता है, तेज़ बुखार होता है, लगभग आपका 105 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड। और गले में सूजन आ जाती है, और सूजन आने के कारण क्या होता है, जब एनिमल सांस लेता है तो सांस लेने पर घरघराहट की आवाज़ आती है, तो इसीलिए गलघोटू भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एफएमडी तो मेनली आपको पता है कि ये एक वायरल डिसीज़ है। और किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका एप्थस वायरस या फिर आपका जो पिकोरना वायरस होता है, पिकोरना वायरस के कारण होता है एप्थस फीवर। ठीक है, इसको हिंदी में खूर पका, मुंह पका या खुरहा रोग भी बोलते हैं, या फिर एफएमडी शॉर्ट में बोला जाता है। और इसका जो वायरस होता है उसके 7 स्ट्रेन होते हैं। ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, उसके 7 स्ट्रेन होते हैं, जिसमें से पहला होता है OAC, और एक होता है आपका एशिया 1, और एक होता है आपका सेट 1, इसी प्रकार सेट 2 और सेट 3 यानी साउथ अफ्रीकन टेरिटरीज। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 स्ट्रेन इसके होते हैं। और इसमें से जो O और C होता है आपका इंडिया में पाया जाता है। और इसमें जो मेन सिम्टम की बात करें एफएमडी की, तो इसमें क्या होता है, जो उसके खूर होते हैं, खूर यानी कि फूट होते हैं, और उसका जो मुंह होता है, माउथ में क्या होते हैं, फफोले हो जाते हैं। और फफोले जब फट जाते हैं तो वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मेन सिम्टम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से जो आपका एंथ्रेक्स होता है, एंथ्रेक्स में हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा इसीलिए समझा रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक एक पॉइंट को समझाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बने, लेकिन हम लोग इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड कर लेंगे अलग अलग पार्ट्स में, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। काऊ मिल्क कंटेंट अबाउट % ऑफ वाटर। काऊ के मिल्क में कितना प्रतिशत वाटर होता है। तो मैंने जब इसका क्लास लिया था डेयरी साइंस का, तो उसमें मैंने बताया था कि जो काऊ का मिल्क होता है उसमें आपका 87% वाटर होता है। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग 30% होते हैं, रिमेनिंग 30% क्या होते हैं, आपका टोटल सॉलिड होते हैं या फिर ड्राई मैटर होते हैं। ड्राई मैटर में कौन कौन से हो सकते हैं, ड्राई मैटर में आपका फैट हो सकता है, फैट होगा आपका, प्रोटीन होगा, प्रोटीन के अलावा लैक्टोज होगा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में इसमें लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में। ठीक है, और मान के चलिए ऐश होगा, टोटल ऐश। ठीक है, तो फैट कितना होता है मिल्क में फैट होता है जनरली आपका
हाँ, हम लोग फैट की बात करें तो मिल्क में कितना फैट होता है, 4.6%। ठीक है, 4.6% इसमें फैट होता है मिल्क में। और अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन होता है आपका 3.4%। और लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है वो होता है आपका 4.9%। और जो एस होता है, एस जिसको राख बोलते हैं, वो होता है आपका 0.7%। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पे सभी को मिला के 13% प्लस आपका 87% वाटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काऊ मिल्क में आपका 87% वाटर होता है। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स इज द रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड ऑफ कैटल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की प्रमाणित गाय की नस्ल कौन सी है। ये वाला क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे बताया था जो कोसली है, कोसली गाय छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी गाय की नस्ल है जिसको कि जो NBGAR होता है, ठीक है, वहाँ पे इसको रजिस्टर्ड किया गया है। और जो अंजोरी होता है आपका, वो अंजोरी क्या है, एक गोट की ब्रीड है, गोट की ब्रीड है, जो छत्तीसगढ़ की गोट ब्रीड है उसको अंजोरी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की एक बफेलो ब्रीड भी रजिस्टर्ड है जिसको कि छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। ठीक है, बफेलो ब्रीड है। और एक चिकन की ब्रीड भी रिसेंटली इसमें क्या रजिस्टर्ड हुई है, उसका नाम है सोन कुकरी। तो यहाँ पे 4 ब्रीड हो गए हैं, एक कैटल के कोसली हो गया, और एक गोट के अंजोरी, एक बफेलो का मैंने बताया था छत्तीसगढ़ी, और एक चिकन का बताया है जो रिसेंटली में रजिस्टर्ड किया गया है सोन कुकरी के नाम से। तो यहाँ पे टोटल 4 ब्रीड हो गए। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन इसमें से पूछेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोल्ट्री प्रोडक्शन विच टाइप ऑफ ब्रीडिंग इज़ मोर यूजफुल। जो मुर्गी उत्पादन होता है उसमें किस प्रकार का ब्रीडिंग ज़्यादातर उपयोग करते हैं, तो जो लाइन ब्रीडिंग होता है, ऑप्शन बी वाला लाइन ब्रीडिंग उसमें मोस्टली यूज़ करते हैं। लाइन ब्रीडिंग क्या होता है, जो आपका लाइन ब्रीडिंग है वो एक इन ब्रीडिंग का ही प्रकार है जिसमें कि आपका सेम पेरेंट्स का सेवरल जनरेशन के लिए ब्रीडिंग में उपयोग करते हैं। मतलब इसमें जो एक ही पेरेंट्स होता है, सेम पेरेंट्स होता है, उसका अलग अलग जनरेशन के लिए हम लोग ब्रीडिंग में उपयोग करते हैं, तो उसको लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। और लाइन ब्रीडिंग का हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि आपका कज़न मेटिंग हो गया, इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स का ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर के साथ मीटिंग, तो उसको लाइन ब्रीडिंग बोलते हैं। और पहले वाले ऑप्शन की बात करें क्रॉस ब्रीडिंग, तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग एक आउट ब्रीडिंग का प्रकार है। ठीक है, जिसमें सेम स्पीसीज़ के अलग अलग ब्रीड के बीच में मेटिंग कराते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग। सेम स्पीसीज सेम होगा लेकिन उसका जो ब्रीड्स होंगे अलग होंगे। जैसे अगर हम लोग कैटल का बात करें, गाय का ही बात करें, तो एक क्रॉस ब्रीड होता है करण स्विस, आपने नाम सुना होगा करण स्विस। तो करण स्विस किसका क्रॉस है, एक होता है ब्राउन स्विस ब्रीड, और आपका होता है एक शाहीवाल और ब्राउन स्विस का क्रॉस होता है जिसको कि हम लोग करण स्विस बोलते हैं। और तो क्या है, एक आउटब्रीडिंग का प्रकार है, क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जनरली पोल्ट्री का देखना है, तो पोल्ट्री में कौन सा मोस्टली यूज़ करते हैं, लाइन ब्रीडिंग का। तो इसका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको नोट कर लेंगे। ये ब्रीडिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ब्रीडिंग वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपका क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, लाइन ब्रीडिंग हो गया, आउट ब्रीडिंग हो गया, क्लोज ब्रीडिंग हो गया, तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमंग द फॉलोइंग मिल्क ब्रीड हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट। कौन सा बफेलो ब्रीड होता है जिसमें सबसे ज़्यादा फैट परसेंट पाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जो भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उसमें सबसे ज़्यादा फैट परसेंट पाया जाता है। कितना पाया जाता है, लगभग 14% तक फैट पाया जाता है। और ये ब्रीड कहाँ की है, ओरिजिन की बात करें तो ये आगरा इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की ब्रीड है। इसको भी याद रखिएगा, ओरिजिन इसका कहाँ है। और इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इसका जो बॉडी होता है, बॉडी वेज शेप होता है। और इसका जो बॉडी कोट होता है, बॉडी का जो कलर कोट होता है वो कॉपर कलर होता है, यानी कॉपर कलर बॉडी कोट पाया जाता है। तो इसका मेन कैरेक्टर है। और यहाँ पे हम लोग दूसरे ऑप्शन अदर के देखें, सुरती कहाँ की ब्रीड है, सुरती सूरत की ब्रीड है।
तो सुरती सूरत गुजरात की ब्रीड है। और इसका जो मेन कैरेक्टर होता है, क्या होता है मेन कैरेक्टर, इसका जो हॉर्न होता है, शिंग होता है, वो सिकल शेप्ड होता है। सिकल शेप्ड यानी कि जो हंसियाकार, इसको बोल सकते हैं हिंदी में हंसियाकार इसका हॉर्न होता है। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका ओरिजिन हो गया और मेन कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नागपुरी। नागपुरी कहाँ की ब्रीड है, नाम से स्पष्ट है, ये आपका नागपुर महाराष्ट्र की ब्रीड है। और इसका जो नागपुरी का मेन कैरेक्टर होता है, एक ही कैरेक्टर होता है इसमें, स्वार्ड शेप हॉर्न। स्वार्ड शेप यानी कि तलवार के आकार का हॉर्न पाया जाता है, सिंग पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है एक आपका है जाफराबादी। तो जाफराबादी से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ की ब्रीड है, सबसे पहले ओरिजिन देखें तो ये एक गिर फॉरेस्ट गुजरात की ब्रीड है, ठीक है। और इसका जो इसमें जो मिल्क में फैट परसेंट की बात करें तो मिल्क में फैट परसेंट लगभग आपके 9 से 10% होते हैं। और इसका जो मेन कैरेक्टर होता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है, ये विश्व की सबसे हैवीएस्ट बफेलो ब्रीड है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बफेलो की कौन सी ब्रीड सबसे हैवी है, सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो यहाँ पे जाफराबादी है जो हैवी बफेलो ब्रीड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन 3-4 क्वेश्चंस हो गए, ये भी आपके मेन है, इसमें भी पॉइंट्स को आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट है आपका द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज, दूध को के उबलने का तापमान कितना होता है, यानी उसका क्वथनांक पूछ रहा है। तो उसका होता है आपका 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम लोग इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें जिसमें वो जम जाता है, तो कितना होता है -0.512 से लेके -0.572 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दो ही, एक ए वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो इसको याद रखना है 100.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन कोलेस्ट्रम प्रोटीन कंटेंट, जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो प्रोटीन की मात्रा होती है आपका 14.3%, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं 14 दिया हुआ है, तो पॉइंट से वो नहीं है, यहाँ पे आपका जो 14% है राइट हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रम में इतना प्रोटीन होता है। और अभी मैंने बताया था कि टोटल जो होल मिल्क होता है मिल्क में प्रोटीन की बात करें तो 3.4% होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रम आपने पढ़ा होगा किसको बोलते हैं, काऊ का जो फर्स्ट मिल्क होता है 3 से 4 दिनों का जो मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और कोलेस्ट्रम को काफ को कितना पिलाते हैं, उसके बॉडी वेट का 10% वहाँ पे उसको कोलेस्ट्रम पिलाया जाता है। और ये जो कोलेस्ट्रम होता है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और इसमें एक एंटीबॉडी भी पाया जाता है, जिसको कि हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन ए IgA बोलते हैं, जो एक सिक्रेटरी एंटीबॉडी है। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो कोलेस्ट्रॉल में कितना प्रोटीन पाया जाता है, 14% पाया जाता है। होल मिल्क में कितना पाया जाता है, तो 3.4% पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल को कितना पिलाते हैं, काफ के बॉडी वेट का 10% पिलाते हैं। नेक्स्ट ये हो गया इंपॉर्टेंट। और कोलेस्ट्रॉल कौन सा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो ये आपका पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और इसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, IgA। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि एक ऑप्शन में आपके 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कैटल एंड बफेलो, गाय और भैंस के पाचन तंत्र में कौन से जो ऑर्गन होते हैं वो पाए जाते हैं, तो र्यूमेन पाया जाता है, एबोमेजम भी पाया जाता है, रेटिकुलम भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये जितने भी ऑर्गन हैं आपके किसके पार्ट्स हैं, स्टमक के पार्ट हैं, यानी कि अमाशय के पार्ट हैं। और आपको आपने पढ़ा भी होगा जो काऊ का स्टमक होता है, जो रूमिनेंट होते हैं उसका स्टमक 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है। र्यूमेन, एक होता है आपका रेटिकुलम, एक होता है आपका ओमेजम और एक होता है एबोमेजम। तो इसमें से 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो ट्रू स्टमक किसको बोलते हैं, तो जो आपका एबोमेजम होता है, एबोमेजम को ट्रू स्टमक बोला जाता है। ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो रेटिकुलम होता है, रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो रेटिकुलम का स्ट्रक्चर जो होता है हनीकॉम्ब लाइक, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका ABFO एग्जाम में पूछा गया था, LSA एग्जाम में पूछा गया था, साथ ही साथ आपका जो VS एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया था। तो 2 क्वेश्चन इसमें से मेनली इंपॉर्टेंट है। एक और है आपका, जैसे पूछते हैं कि जो काऊ का स्टमक होता है उसमें कौन सा कंपार्टमेंट बड़ा होता है, तो
तो आपका जो र्यूमेन वाला कंपार्टमेंट होता है वो सबसे बड़ा होता है। टोटल स्टमक का लगभग 80%, टोटल स्टमक का कितना होता है, लगभग 80% होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पार्ट्स होता है र्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग इन इंडिजिनस कैटल। जो देसी गाय होते हैं उसमें दूध दूहने का सबसे उत्तम विधि, बेस्ट मेथड कौन सा होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन आपको पता ही होगा, जो फुल हैंड मिल्किंग मेथड होता है वो बेस्ट मेथड होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें पाँचों उंगली के साथ हथेली का उपयोग करके मिल्किंग किया जाता है, जिससे इंजरी वगैरह का खतरा नहीं रहता है। और बाकी जो मेथड होता है जैसे नकलिंग हो गया, तो नकलिंग एक रॉन्ग मेथड है मिल्किंग के लिए, क्योंकि इसमें जो टीथ इंजरी होता है उसका खतरा ज़्यादा रहता है। क्योंकि इसमें अंगूठा को हम लोग अंगूठा जो होता है उसको नीचे बेंड करके टीथ के नीचे खिसकाते हैं, तो उससे टीथ इंजरी का खतरा ज़्यादा रहता है। बाकी स्ट्रिपिंग की बात करें तो जो स्ट्रिपिंग होता है, स्ट्रिपिंग जो स्मॉल टीथ वाले एनिमल होते हैं, जैसे कि आपका जो सीप हो गया, गोट हो गया, उनमें मिल्किंग के लिए बेहतर होता है। और मशीन मिल्किंग का उपयोग हम कब करते हैं, जब आपके शेड में 20 डेयरी एनिमल से अधिक एनिमल हो, तो वहाँ पे मशीन मिल्किंग का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है, काऊ को हमेशा लेफ्ट साइड हो करके मिल्किंग करना चाहिए। ठीक है, तो इसे 5-6 क्वेश्चन हो गए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्किंग द बटर इज ड्यूरिंग इट्स प्रोसेसिंग, यानी कि बटर बनाने की विधि के दौरान मक्खन को कार्यशील करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है आपका उसको जो उसमें जो नमक होती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉपरली इन कॉर्पोरेट ऑफ साल्ट। ठीक है, तो उसके क्या करते हैं, उसमें जो कॉमन साल्ट होता है उसका हम लोग उसमें उपयोग करते हैं। और कॉमन साल्ट का कितना मिलाते हैं, बटर के जो वेट होता है, बटर का वजन का लगभग 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि बटर के वेट का 3% से कम मिलाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलाते हैं। और उसको यूनिफॉर्मली यानी कि समान रूप से मिलाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीड रिक्वायरमेंट इन वन कमर्शियल लेयर ड्यूरिंग लेइंग फेज, यानी जो मुर्गियों में जो लेइंग फेज होता है वो जनरली 20 से लेके 72 यानी कि 72 सप्ताह तक होती है। और इस दौरान उसको कितने फीड की ज़रूरत होती है, तो इस दौरान उसको 40 kg फीड की ज़रूरत होती है लेइंग पीरियड के दौरान, लेइंग फेज के दौरान। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला और समझ आ गया है ना, 40 kg। नेक्स्ट है आपका द मिल्क फैट परसेंट ऑफ HF, होल्स्टीन फ्रिशियन का जो एक्जोटिक कैटल ब्रीड होता है उसमें जो मिल्क फैट परसेंट होता है कितना होता है, तो उसमें जो मिल्क का फैट परसेंट होता है वो लगभग 3.5%, 3.5% होता है। क्यों होता है, ये जो होता है सबसे लोएस्ट मिल्क फैट परसेंट वाला एक्जोटिक कैटल ब्रीड होती है। क्यों, क्योंकि जो HF की काऊ होती है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती है, जो HF होती है। ठीक है, और वो लगभग कितना दूध देती है, एक लैक्टेशन में लगभग आपका 6150 लीटर पर लैक्टेशन में दूध देती है। तो ज़्यादा दूध देने के कारण क्या होता है, उसमें जो फैट परसेंट होता है वो कम हो जाता है। ये हॉलैंड की ब्रीड है, HF जो है वो हॉलैंड की ब्रीड है। ठीक है, और यहाँ पे 5.5 दिया है, तो 5.5 किसका है, जो जर्सी गाय होती है उसमें मिल्क में फैट परसेंट 5.5 होता है। और जो जर्सी होता है उसका जो जर्सी कहाँ की ब्रीड है, तो ये जर्सी द्वीप की ब्रीड है, इंग्लैंड के जर्सी द्वीप की ब्रीड है। और इसका जो लैक्टेशन पीरियड सबसे लंबा होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड कितना होता है एक्जोटिक में, तो जर्सी में सबसे ज़्यादा होता है, लगभग आपका 365 दिन, यानी कि साल भर का इसका लैक्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान के लिए कम से कम कितने स्पर्म पर डोज की आवश्यकता होती है। जब कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो न्यूनतम कितने शुक्राणु होने चाहिए, तो ये वाला हम लोग पढ़े थे पहले भी, मैंने क्लास में बताया था, लगभग आपके 10 मिलियंस तो होने ही चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया रैंक इन गोट पॉपुलेशन में इंडिया कौन से स्थान पर है पूरे विश्व में, तो गोट पॉपुलेशन में इंडिया दूसरे स्थान पर है, सेकेंड रैंक पर है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड रैंक पर और क्या है, जैसे कि आपका कैटल पॉपुलेशन हो गया,
इसके अलावा गोट का जो मीट प्रोडक्शन हो गया, गोट मीट प्रोडक्शन, ये सब पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगर हम लोग पहले स्थान पर बात करें तो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन हो गया, इसके अलावा बफेलो पॉपुलेशन हो गया, भैंस की जनसंख्या, टोटल बोवाइन पॉपुलेशन हो गया, और इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन में भी इंडिया पहले स्थान पर है। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिक्स्थ स्थान पर, छठवें स्थान पर, तो पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन में इंडिया पूरे विश्व में छठवें स्थान पर है। अगर हम लोग थर्ड रैंक की बात करें, तीसरे रैंक की बात करें, तो एग प्रोडक्शन, अंडा उत्पादन, और सीप पॉपुलेशन और फिशरीज प्रोडक्शन, मछली के उत्पादन में इंडिया पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो ये रैंक वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जितने भी 4-5 डाटा यहाँ पे बताया हूँ। और इसमें जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वाला हो गया और टोटल प्रोडक्शन वाला, तो उसका अलग से वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क कैन बी जज्ड बाई, दूध के पास्चुरीकरण के लिए कौन से टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो फास्फेटेड टेस्ट होता है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने डेयरी साइंस जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था। जो फास्फेटेड टेस्ट होता है वो मिल्क के पास्चुराइजेशन के लिए उपयोग करते हैं। अगर कोई गाय के दूध में भैंस का दूध मिला दिया है तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं हंसा टेस्ट का उपयोग करते हैं। और अगर कोई मिल्क में दूध पाउडर, स्किम मिल्क पाउडर मिला दिया है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे नाइट्रिक एसिड टेस्ट करते हैं। ठीक है, और अगर मिल्क में कोई मीठा के लिए केन शुगर मिला दिया है, केन शुगर के लिए रिसोर्सिनॉल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन और एक होता है गार्बर्स मेथड, तो मिल्क में फैट % के लिए जनरली इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पास्चुराइजेशन के लिए देखना था, तो फास्फेटेड टेस्ट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो आप लोग बोर भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 15 क्वेश्चन बताए हैं और 15 में से 4 ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैं बोलते जा रहा था, आई होप आप उसको लिखे होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर पॉज करके लिखते जाइएगा, जिससे कोई भी पॉइंट्स नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैकेंसी का हम लोग को इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही हम लोग को पढ़ के अपना तैयारी रखना है। तो आज का वीडियो इतना ही, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।